जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज हम ब्रह्मांड जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका भाग 2 पढ़ेंगे। इससे पहले जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी उसमें हमने ब्रह्मांड का भाग 1 पढ़ा था। पहले आप उसे पढ़िए, उसके बाद आपको यहाँ से ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम इसमें पढ़ेंगे चंद्रशेखर सीमा के बारे में। तो ये होती क्या है? यदि किसी भी तारे का जो द्रव्यमान है वह सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 1.44 गुना क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, उसकी चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि सूर्य के द्रव्यमान की तुलना में कोई दूसरा तारा है जो कि सूर्य के द्रव्यमान से लगभग इतना ज़्यादा गुना क्या है, बड़ा है द्रव्यमान में या भारी है इतना ज़्यादा, तो उसे अपन क्या कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। और चंद्रशेखर सीमा की सहायता से हम उस तारे की जो प्रकृति होती है उसके बारे में पता करते हैं। तारे की प्रकृति के बारे में पता करते हैं कि जब किसी तारे में विस्फोट होता है तो वह किस प्रकार के तारे को जन्म देगा, तो उसकी सहायता से हम चंद्रशेखर सीमा को ज्ञात करते हैं। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। आगे हम इसमें अब इस चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला बिंदु है ऐसे तारे जो एक्स किरणों और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। मतलब उत्सर्जन का मतलब होता है किरणों को निकालना, कि अपने आप में से एक्स किरणें निकाल रहे हैं और कौन सी निकाल रहे हैं, गामा किरणें निकाल रहे हैं। तो उन किरणों को या उस तारे को हम क्या कहते हैं, पल्सर कहते हैं। जैसे आपने गाड़ी का नाम सुना होगा पल्सर, बजाज पल्सर, तो आपको केवल वो पल्सर नाम याद रखना है, ठीक है। और यह एक प्रकार का क्या होता है, न्यूट्रॉन तारा होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन तारा होता है। तो इस बात को आप इसमें याद रखिएगा। दूसरा बिंदु है इसमें तारों का जो रंग होता है, अलग अलग प्रकार के रंगों में तारा मिलता है देखने को। तो तारों का रंग क्या करता है, उनकी आयु का क्या होता है, सूचक होता है। किसका सूचक होता है, आयु का। यदि किसी तारे का जो रंग है नीला है तो उस तारे की जो आयु है कम है या फिर सबसे कम है, या वह तारा अभी जन्म ही लिया होगा। और यदि किसी तारे का रंग कैसा है, लाल है, तो उस कंडीशन में उस तारे की जो आयु है सबसे ज़्यादा है। मतलब ये तारा कुछ समय बाद फिर खत्म होने वाला होता है। तो नीले तारे की आयु सबसे कम होती है और लाल तारे की आयु सबसे ज़्यादा होती है। हमारा जो तारा है सूर्य, उसका रंग है पीला। तो इसकी जो आयु है ना तो ज़्यादा कम है और ना ही ज़्यादा ज़्यादा है। तो इस बात को आपको इसमें याद रखना है। अगला तथ्य है कि पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाला जो तारा होता है उसे हम ध्रुव तारा या पोलराइज स्टार के नाम से जानते हैं। तो ये बात आप इसमें याद रखिएगा। आगे है इसमें कि हमारा जो अंतरिक्ष है, जो ब्रह्मांड है पूरा अंतरिक्ष का, उसमें कुल कितने तारामंडल उपस्थित हैं। तो संख्या कितनी है, 89। तो ये बात भी आप इसमें याद रखिएगा। अगला बिंदु है इसी में, कृष्ण विवर का जो द्रव्यमान होता है वह सौर मंडल के द्रव्यमान से लगभग कितना होता है, 3 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। बेसिकली कृष्ण विवर को ही हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ब्लैक होल क्या होता है। तो ब्लैक होल का जो द्रव्यमान होता है वह हमारे पूरे सौर मंडल के द्रव्यमान से कितना ज़्यादा गुना बड़ा होता है, 3 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। तो इस बात को आप इसमें याद रखिएगा। अब आगे हम इसमें सौर मंडल के बारे में बात करते हैं। तो सौर मंडल क्या होता है, सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले सभी ग्रह, सभी क्षुद्र ग्रह, सभी प्रकार के धूमकेतु व अन्य आकाशीय पिंडों का जो समूह होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। और सौर मंडल का जो मुखिया है वह क्या कहलाता है, हमारा सूर्य कहलाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, सन कहते हैं, जो कि एक प्रकार का तारा है। ठीक है। हमारे सौर मंडल में जो ग्रहों की संख्या है वह कितनी है, टोटल 8। लेकिन वर्ष 2006 तक इन ग्रहों की जो संख्या थी वह कितनी थी, टोटल 9 थी। जिसमें जो एक
ग्रह प्लूटो, इसे इस ग्रह की या पर इस सौरमंडल की श्रेणी से हटा दिया गया, क्योंकि सभी ग्रहों का जो चक्कर लगाने की कक्षा है उसका आकार था दीर्घ वृत्ताकार, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहे थे। लेकिन ये जो प्लूटो है ये अपनी धुन में सवार था कुछ तो भी, मतलब ये इसके जो चक्कर लगाने की जो कक्षा थी वह दीर्घ वृत्ताकार नहीं थी। इसलिए इसे हमारे सौर मंडल से 12 फरवरी सन 2006 को इसे हमारे सौर मंडल से अलग कर दिया गया, इसलिए इसे हम बौने ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे है आकार के आधार पर जो ग्रह होते हैं उनकी बात करते हैं। तो आकार के आधार पर सबसे जो छोटा ग्रह है वह कौन सा है? बुध। और सबसे बड़ा ग्रह है वह कौन सा है? बृहस्पति। इसे आप कहते हैं जुपिटर, और ये होता है हमारा मर्क्यूरी। तो ये दोनों बातें भी आपको इसमें याद रखना है। आगे है इसमें सूर्य से दूरी के आधार पर जो ग्रह हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये हमारे सौर मंडल का मुखिया है सूर्य। सूर्य से जो ग्रहों का क्रम है वह इस प्रकार है। पहले नंबर पे पड़ता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और क्या है? वरुण। तो ये ग्रहों का क्रम है इस सूर्य से दूरी के आधार पर। सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, जो कि सूर्य के सबसे ज्यादा पास है। और सबसे दूर कौन सा है? वरुण ग्रह। इस बात को आप इसमें याद रखिएगा। इन ग्रहों में मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी होती है। क्या होती है? क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है, जो कि इन ग्रहों के जो प्रकृति है उनको अलग करती है। इसका मतलब है कि मंगल ग्रह के इस तरफ जितने भी ग्रह हैं, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध, इन सभी ग्रहों को एक साथ क्या कहते हैं? अपन पार्थिव ग्रह कहते हैं, क्योंकि इन पे स्थल है। ठीक है, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन चारों ग्रहों को एक साथ हम गैसीय ग्रह कहते हैं। तो इस क्षुद्र ग्रह की पट्टी के इस तरफ जितने भी ग्रह हैं उन्हें अपन पार्थिव ग्रह कहते हैं, या इन्हीं का नाम होता है टेरेस्ट्रियल ग्रह, इंग्लिश में कहेंगे ये, और या इन्हीं का नाम होता है आंतरिक ग्रह। जबकि इस पट्टी के इस तरफ वाले ग्रहों को गैसीय ग्रह या जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो बुध ग्रह है और जो शुक्र ग्रह, इन दोनों ग्रहों को एक साथ हम क्या कहते हैं? निम्न ग्रह कहते हैं। इसको कहते हैं आप इन्फीरियर प्लैनेट। और मंगल ग्रह से लेकर बृहस्पति ग्रह, शनि, अरुण और वरुण तक के सारे जो ग्रह हैं इनको हम बोलते हैं श्रेष्ठ ग्रह, मतलब सुपीरियर ग्रह। केवल पृथ्वी को छोड़कर इसमें, क्योंकि इस स्थान पर क्या संभव है? हमारा जीवन संभव है, यहाँ पर हम निवास करते हैं। तो पृथ्वी के इस तरफ दोनों ग्रहों को एक साथ निम्न ग्रह कहते हैं, और पृथ्वी के इस तरफ के सारे ग्रहों को हम क्या कहते हैं? श्रेष्ठ ग्रह या सुपीरियर ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम इसमें सूर्य के बारे में बात करेंगे। सूर्य का यदि हम बात करें, सूर्य में रासायनिक संगठन, तो सूर्य के अंदर लगभग 71% क्या है? हाइड्रोजन, 26.5% क्या है? हीलियम, और अन्य तत्व कितने? 2.5%। तो सूर्य के अंदर जब हाइड्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु के साथ जुड़ता है, और तो उससे क्या होता है? हीलियम का एक परमाणु बनता है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा और साथ में प्रकाश। इसी को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। तो सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत हो रहा है किस प्रक्रिया से होता है, या उसके अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वह क्या है? नाभिकीय संलयन। उसके बाद सूर्य को हम हाइड्रोजन बम के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है इसका एक और? हाइड्रोजन बम। ऐसा क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन के दो परमाणु जुड़कर हीलियम बना रहे हैं, और साथ में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकाश, ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। तो सूर्य के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया नाभिकीय संलयन। अगली बात है इसी में कि सूर्य की जो औसतन आयु है
वह कितने वर्ष होने वाली है। तो सूर्य की औसतन जो आयु है लगभग 4.6 बिलियन वर्ष है। ठीक है। उसके बाद सूर्य की जो संरचना होती है वह मुख्यतः 3 भागों में बटी होती है। पहली संरचना होती है आंतरिक संरचना, जो क्या होती है, सूर्य के अंदर की संरचना होती है, जिसे अपन बोलते हैं सूर्य की केंद्रीय भाग, या सूर्य की आंतरिक संरचना का जो केंद्रीय भाग होता है उसका नाम होता है कोर। क्या कहते हैं आप इसे? कोर कहते हैं। ठीक है। जबकि सूर्य की जो बाहर वाली संरचना होती है, बाहर की, उसे क्या कहते हैं अपन? कोरोना कहते हैं। और जब कोरोना वायरस आया था पहली बार 2019 में, तो इसी के समान उसकी संरचना थी वायरस की, इसलिए उसका नाम रखा गया कोरोना। ठीक है। तो सूर्य की आंतरिक संरचना के केंद्रीय भाग को कहा जाता है कोर, और सूर्य की बाह्य संरचना के भाग को कहा जाता है कोरोना। क्या होता है इस कोरोना में? सूर्य ग्रहण के समय ये कोरोना वाला भाग होता है, यही हमें दिखाई देता है। तो इसके जो प्रश्न है वो आपको याद रखना है कि सूर्य की बाह्य संरचना कोरोना कहलाती है, और यह हमें कब दिखाई पड़ती है? जब सूर्य ग्रहण होता है, उस समय हमें ये कोरोना की जो परत होती है सूर्य की, वह हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है। सूर्य का वह भाग जो हमें प्रतिदिन दिखाई देता है, पर डे हम जो देखते हैं, जब आकाश में ऊपर देखते हैं तो जो सूर्य का हमें भाग दिखाई पड़ रहा है उसे आप कहते हैं प्रकाश मंडल, इंग्लिश में कहेंगे फोटोस्फीयर। कई बार क्या होता है, हिंदी में नाम लिखा नहीं आता है, आपको इंग्लिश में भी इसको पढ़ना होगा। तो फोटोस्फीयर मतलब सूर्य का बाह्य भाग जो हमें दिखाई देता है, कोरोना मतलब सूर्य की बाह्य संरचना, क्रोड मतलब सूर्य की आंतरिक संरचना या फिर केंद्रीय संरचना। तो ये 3 संरचनाओं को आपको इसमें याद रखना है। अगला बिंदु है सूर्य के ग्रहण के समय कौन सी किरणें उत्सर्जित होती हैं? तो आंसर क्या होगा? एक्स-रे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सूर्य ग्रहण लगता कब है। बेसिकली होता क्या है इसमें, ये होता है सूर्य, ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? हमारा चंद्रमा। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए? चंद्रमा आ जाए, जिससे जो चंद्रमा की छाया है किस पे पड़ने लगी? पृथ्वी पर, और हमें यहाँ से सूर्य दिखाई देना क्या हो जाए? बंद हो जाए। तो उस स्थिति का नाम होता है सूर्य ग्रहण। जनरली आपने ये बात सुनी होगी कि जब ग्रहण पड़ते हैं तो हमें सूर्य की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसमें से कौन सी किरणें निकलती हैं बहुत तेजी से? एक्स किरणें। ये पॉइंट हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को इसमें याद रखिएगा। अगला बिंदु है कि सूर्य के कोर का तापमान कितना होता है। तो इसी में अभी थोड़ी देर पहले पीछे पढ़ के आए हैं अपन कि सूर्य के अंदर की जो आंतरिक संरचना होती है वह क्या कहलाती है? कोर कहलाती है। और इस सतह का जो तापमान होता है वह 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। जबकि सूर्य का जो सतह होता है, जिसे हमने देखा था अभी, फोटोस्फीयर, ठीक है, इसका जो तापमान होता है कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों बातें आपको इसमें याद रखना है। अगला बिंदु है सूर्य पे छोटे छोटे काले धब्बे बने हैं, जो हमें सामान्यतः आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो इन धब्बों का जो तापमान है कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस। पेपर में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के किस भाग में सर्वाधिक तापमान होता है? तो आंसर हो जाएगा कोर, जो उसका आंतरिक भाग होता है। अगला बिंदु है इसी में कि सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो ये बात भी आपके एग्जाम के लिए क्या है? आईएमपी है कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 18 सेकंड। किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में इस बात को 17 सेकंड दिया है। यदि आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें 17 सेकंड ही दिया है, लेकिन हम औसतन मान कितना मानते हैं? 8 मिनट 18 सेकंड। तो सही उत्तर आपका यही होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। अगला है सूर्य के प्रकाश की चाल। तो सूर्य का जो प्रकाश है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है या चाल से चलता है। मतलब 1 सेकंड में सूर्य का प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। इसे यदि आप मीटर में लिखेंगे तो क्या होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर अपॉन सेकंड। इसका जो सिंबल होता है स्मॉल सी होता है। स्मॉल सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। वैल्यू क्या होती है? ये एग्जाम में पूछी जाती है, इस बात को आप इसमें याद रखिएगा। जितने भी फैक्ट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वन लीनियर, सारे के सारे फैक्ट्स एग्जाम में आए हुए हैं और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला बिंदु है जब पृथ्वी
सूर्य के निकट होती है तो उसको अपन कहते हैं उपसौर। और ये जो घटना होती है कब होती है? 3 जनवरी के दिन। अभी कुछ समय पहले ये घटना हुई थी, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा न्यूनतम दूरी पर होती है तो उसे कहते हैं उपसौर। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे कहते हैं अपसौर। दूर भाग जाती है तो अप, बगल में आ जाती है पास में तो उसे कहते हैं उप। ये घटना होती है 3 जनवरी के दिन और ये घटना होती है 4 जुलाई के दिन। तो ये बात हमें इसमें याद रखना है कि उपसौर क्या होता है और अपसौर क्या होता है। ठीक है। अगला बिंदु है सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी क्या कहलाती है? हमारी खगोलीय इकाई कहलाती है। इसी को आप कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये इसका सिंबल होता है एयू। और ये दूरी कितनी होती है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, जिसको आप इस तरह से याद करना पड़ेगा। 1 AU मतलब होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी को हम किस नाम से जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा खगोलीय इकाई। ठीक है। अगला बिंदु है कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में समस्त ब्रह्मांड में तय की गई जो कुल दूरी होती है उसे अपन बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष का जो मान होता है वह कितना होता है? 9.467 गुणा 10⁻15 मीटर। और ये जो मान होता है खगोलीय इकाई से क्या होता है? बड़ा होता है। बेसिकली होता क्या है, बच्चे इसे समझ बैठते हैं कि यह है समय का मात्रक, क्योंकि इसमें पीछे लिखा हुआ है वर्ष। लेकिन ये आंसर क्या है इसका? गलत है। बेसिकली जो प्रकाश वर्ष है ये किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक। इस बात को याद रखना। इस चीज को लेकर बच्चों के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, आंसर क्या लिखेंगे आप? दूरी का। यही प्रश्न बहुत बार दोहराया गया एग्जाम में। ठीक है। और मान कितना होता है? ये तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई जो कुल दूरी होती है उसी को अपन प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। अगला बिंदु है इसी में, प्रकाश वर्ष और जो खगोलीय इकाई है दोनों किसके मात्रक हैं? ये दूरी के या फिर लंबाई के मात्रक है। इस बात को भी हमें इसमें याद रखना है। अगला बिंदु है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। ये जो एक संघ है जो जिसने वर्ष 2006 में एक सम्मेलन आयोजित कराया था, इसका नाम था प्राग सम्मेलन। और इस सम्मेलन में 12 फरवरी 2006 को यह निर्णय लिया जाता है कि प्लूटो जो पहले ग्रह हुआ करता था इसे हमारे सौर मंडल से हम क्या कर दें? बाहर कर दें। क्योंकि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की जो इसकी कक्षा थी उसका आकार क्या था? अलग था अन्य ग्रहों की अपेक्षा। तो ये डेट आपको याद रखना है। और अब प्लूटो को हम बौने ग्रह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बौने ग्रह के नाम से इसे हम अभी फिलहाल में जानते हैं। ठीक है। अब आगे है सूर्य का जो प्रकाश है वह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या होता है? संचलित होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे ही सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलना शुरू हुई तो जो वो किरणें आगे बढ़ रही हैं ऐसे, तो इन किरणों का स्वरूप कैसा है? किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं? उनका नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इस बात को आप याद रखिए कि सूर्य के प्रकाश की तरंगों को हम किस नाम से जानते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से जानते हैं। और इस तरंग की एक खासियत होती है, वो खासियत क्या है कि इस तरंग के अंदर मुख्य रूप से 7 किरणें मिली होती हैं। कितनी किरणें हैं? 7 किरणें, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। और ये 7 किरणें क्रमशः कौन कौन सी हैं? सबसे पहली किरण का नाम है गामा, दूसरा है एक्स किरण, तीसरी है परावैंगनी किरण, चौथी है दृश्य किरण, पांचवा है आपका अवरक्त किरण, और छठवा है आपका सूक्ष्म तरंग, और सातवां कौन सा होगा? रेडियो तरंग। इसी ऑर्डर में आपको याद करना है, आगे पीछे आपको इसमें नहीं करना है। ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश किस तरंग के रूप में आगे बढ़ता है? तो आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। विद्युत चुंबकीय तरंग में कितनी किरणें छिपी होती हैं? 7 किरणें छिपी होती हैं। उनके नाम ये सभी लिखे हैं मैंने। और इन सभी तरंगों में सबसे घातक, सबसे खतरनाक कौन सी होती है? गामा किरण होती है सबसे खतरनाक। और सबसे कम घातक कौन सी होती है? रेडियो तरंग होती है। इन सभी तरंगों में सबसे ज्यादा ऊर्जा भी किस में होती है? इसी में, सर्वाधिक ऊर्जा का मान। और सबसे कम ऊर्जा का मान किस में होता है? इसमें होता है। तो इस बात को आपको इसमें याद रखना है।
अब हम इन किरणों के खोजकर्ताओं के बारे में बात करते हैं कि किस किरण को किस वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक लिखी है, उस ट्रिक के माध्यम से हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। ट्रिक में लिखा है बे र री नहरमा। तो यहाँ पे बे का मतलब होता है बैकुलर। क्या नाम है? बैकुलर। और पहले नंबर पर जो किरण लिखी थी उसका नाम क्या था? गामा। ये खोजी थी, इन वैज्ञानिक ने खोजा था गामा किरण को। तो ऊपर मैं लिखूंगा वैज्ञानिक का नाम और नीचे मैं लिख रहा हूँ उसकी किरण का नाम। दूसरा है रंटजन। रा से क्या निकलेगा? रंटजन। और रंटजन ने कौन सी किरण खोजी थी? एक्स किरण। ठीक है। तीसरा है इसमें री। री से कौन सा हो जाएगा? रेटर। रेटर ने खोजी थी कौन सी? परावैगनी किरण। परावैगनी किरण। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ नीचे करके। उसके बाद गा से किसी भी प्रकार की किरण का नाम नहीं है, तो इसको आप मत लिखना। फिर उसके बाद आएगा ना से। ना से है न्यूटन। न्यूटन ने खोजी थी दृश्य किरण। कौन सी वाली? दृश्य किरण। उसके बाद है आपके इसमें ह। तो हा से आएंगे हर्शेल। हर्शेल ने खोजा था अवरक्त लाल तरंग। कौन सी वाली? अवरक्त लाल तरंग की खोज की थी किसने? हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद है ह। तो हा से आ जाएंगे हेनरी हर्ट्ज। हेनरी हर्ट्ज। एक हा में ऐसे मैंने हलंत लगाया, तो हलंत का मतलब है हर्ट्ज। और हर्ट्ज ने कौन सी खोजी थी? सूक्ष्म तरंग, जो कि हम माइक्रोवेव में खाने को पकाने के लिए करते हैं। तो किसके द्वारा खोजी गई थी? वो हर्ट्ज के द्वारा। उसके बाद ये रा से किसी भी प्रकार की तरंग का कोई नाम नहीं है, डायरेक्ट किसका होगा? माँ से। तो माँ से होगा मार्कोनी। मार्कोनी ने कौन सी खोज खोजी है? कौन सी तरंग खोजी है? रेडियो तरंग। तो ये बात हमें इसमें याद रखना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।